ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कश्मीरा संख्या है और इस साल के यूपीएससी 2022 के एग्जामिनेशन में मेरी ऑल इंडिया रैंक 25 आई है। मैं थाने में रहती हूँ महाराष्ट्र में और मेरी जो स्कूलिंग और मेरा ग्रेजुएशन है वो सारा मुंबई से हुआ है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैंने मेरा बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी मतलब BDS ये गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई से किया है। मेरी मम्मी निसर्गोपचार प्रैक्टिशनर है और मेरे पापा एक प्राइवेट ऑयल कंपनी में काम करते हैं। तो मेरी जो यूपीएससी की जर्नी है वो बचपन से ही चालू हो गई थी, लेकिन एक फॉर्मल सेंस में जब मैंने पढ़ाई चालू की वो थी लेट 2019 एंड अर्ली 2020 में। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और पहले 2 अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स ऑल्दो नहीं क्लियर हो पाए थे। मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट है उसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये एक गो में मैं क्लियर कर पाई। तो मैं अपनी मेंस की कुछ स्ट्रैटेजी जो मेरे रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जैसे मेंस का जो एग्जाम जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया और मैंने देखा कि मेंस में क्या पूछा जाता है और मेंस का क्या सिलेबस रहता है, तो मैंने पहले तो क्या किया कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है 2013 से लेके 2021 तक वो एक बार रिविजिट किए। तो जैसे थीम वाइज हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोसाइटी हो गई या फिर गवर्नेंस, पॉलिटी, IR, सिक्योरिटी, ऐसे मैंने थीम वाइज किस थीम पे या किस टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने एक बार ट्रेंड देख लिया। और उसके बाद मैंने सारे जो PYQs है 2013 से लेके 2021 तक वो मैंने डेली लिखना चालू कर दिया। तो जैसे मैं डेली 10 से 12 क्वेश्चंस लिखती थी कि किसी दिन मैं 15 क्वेश्चंस भी लिखती थी और मैंने उनको एक स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट होना चाहिए इस हिसाब से लिखती थी। तो जैसे 10 मार्कर्स होते थे उनको मैं करीबन 6 मिनट्स 50 सेकेंड्स टू 7 मिनट्स ऐसा अलॉट करती थी और अगर 15 मार्कर्स है तो उनको मैं 10 मिनट्स अलॉट करती थी। और जब मैं प्रैक्टिस भी करती थी तब मैं देखती थी कि मेरा इसी टाइम लिमिट में हो रहा है कि नहीं। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि जैसे जो क्वेश्चंस आए 2022 के मेंस में वो कुछ सिमिलर भी क्वेश्चंस आए, PYQs कुछ रिपीट हुए, तो मुझे वहां पे हेल्प हुआ। और सेकेंडली क्योंकि मैंने टाइम लिमिट लगा के मैंने प्रैक्टिस किया था तो मेरा पेपर भी सारा पेपर मेरा टाइम पे कंप्लीट हो पाया। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, जो भी ऐसे रहे या GS 1, 2, 3, 4 एंथ्रो वगैरह जो भी है मैंने सारे कंप्लीट किए। एंड ये हुआ क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। इसके अलावा मैंने कुछ टेस्ट सीरीज लगाए थे। मैंने विजन के टेस्ट सीरीज लगाए थे और उनकी टेस्ट सीरीज भी मैं टोटल कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा अलग था। तो जैसे जो मैंने अनअटेम्प्टेड मेरे पेपर्स थे या क्वेश्चन पेपर्स थे उनके मैंने आंसर कीज जो है वो एक बार पढ़ लिए थे एग्जाम में जाने के पहले। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि मोर देन गेटिंग इवैल्यूएटेड द आंसर्स बाय समवन एल्स, आप जब सेल्फ इवैल्यूएट करते हो, जब आप PYQs लिखते हो और ऑनलाइन तो जो मॉडल आंसर्स है वो अवेलेबल होते हैं, टॉपर्स की कॉपीज अवेलेबल होते हैं, उन्होंने भी ये प्रैक्टिस की होती है। तो आप जब इससे कंपेयर करते हो अपना आंसर तब आप एक सेल्फ इवैल्यूएट करके आप खुद भी फोकस अच्छा करते हो। तो इससे मुझे ये हेल्प हुई थी। और इसके अलावा मैंने जो GS के पेपर्स है उसमें जहाँ पे भी मुझे रेलेवेंट लगे वहाँ मैंने डायग्राम्स निकाले। GS 3 में मैंने रेलेवेंट जो डेटा है, जो डायग्रामेटिक डेटा है, जैसे पाई चार्ट्स हो गए या बार ग्राफ्स ऐसे कुछ हो गए, वो मैंने कलेक्ट करके एक बुकलेट में उनको लिस्ट डाउन कर दिया था और एग्जाम हॉल में जाने के पहले मैं एक बार वो देख लेती थी।
इसी तरह GS2 में केस लॉज हमें साइट करने पड़ते हैं, तो केस लॉज के लिए भी मैंने एक अलग से बुकलेट बनाई थी और उसमें मैंने जैसे टॉपिक वाइज कि गवर्नर है तो गवर्नर रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस आए हैं, या डेथ पेनल्टी है उससे रिलेटेड क्या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए हैं, ये मैंने एक बार रिविजिट किया था। इसके अलावा मैंने जो एसे है उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी रखी थी कि मैं फिलोसॉफिकल एसे ज्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि उसमें आपके पास एक लिबर्टी होती है कि आप कोई भी एस्पेक्ट वहां लेके आके उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर रहता था ऐसे का कि जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ स्टोरी से स्टार्ट कर दी, कि जैसे कुछ मैंने जो बुक्स पढ़े हैं या कोई फेमस पर्सनालिटीज है उनकी कोई लाइफ इंस्टेंस, जैसे सुधा मूर्ति मैम, वॉरेन बुफे, ऐसे जो इंडिविजुअल्स है उनकी लाइफ की स्टोरीज में साइट करती थी। उसके बाद में जो बॉडी है ऐसे का, उसमें मैं फॉर ऐसे मतलब जो ऐसे का टॉपिक है उसके फॉर में लिखती थी और एक ऐसा एस्पेक्ट भी डालती थी कि जो वो ऐसे को काउंटर भी कर रहा है। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि जो शिप इज सेफ इन हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट अ शिप इज मेंट फॉर, ये वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने पहला जो पार्ट है बॉडी का उसमें मैंने लिखा था कि शिप इज सेफ इन हार्बर लेकिन कंफर्ट जोन के बाहर भी जाना चाहिए। तो जैसे मैंने उसमें हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, कोविड का एंगल, ये सब डाल के मैंने उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया था। और साथ ही मैंने जो सेकंड एंगल डाला था वो था कि व्हाइल वी आर टेकिंग रिस्क्स एंड गेटिंग आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, हम एक कॉशन भी मेंटेन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैंने जो सेकंड पार्ट है ऐसे का वो लिखा था। और कंक्लूजन एकदम फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जैसे मैंने इंडिया के लिए जो विजन है हमारा अभी कि विजन 2047 कि जब इंडिया 100 इयर्स का हो रहा है, हमें आजादी मिलके जब 100 इयर्स हो रहे हैं, जो हम बोलते हैं कि आजादी का अमृत काल, तो मैंने ऐसे लिखा था कि हमें भी एज अ नेशन ऐसे थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाना चाहिए। हम भी एज अ यूथ हमने ऐसे कुछ काम करने चाहिए या स्टार्टअप्स वगैरह में जाना चाहिए कि हम कंफर्ट जोन के बाहर निकल रहे हैं। तो इसी तरह से इंडिया विल बिकम अमृत भूमि बाय 2047। तो आप जो ऐसा विजन रखते हो तब कहीं तो वो एग्जामिनर्स को भी रियलाइज होता है कि आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, आप जस्टिफाइड है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए। तो ऐसा नहीं होता कि मेंस आंसर राइटिंग में ये नहीं देखा जाता। इनफैक्ट ये हर लेवल ऑफ यूपीएससी में एग्जामिनर्स देखते हैं कि आपकी जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो है कि नहीं। उसी के साथ जो ऐसे में हम पहले स्ट्रक्चरिंग करते हैं, तो स्ट्रक्चर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे कोई फ्लो देता है और कहीं पे ब्रेक ही नहीं लगता है। ऐसे मतलब कोहेरेंस रहता है, ऐसे में एक फ्लो रहता है और ऐसा लगता है कि आपने प्री प्लान किया हुआ है। कभी अगर आपने ऐसे बिना सोचे स्टार्ट कर दिया और फिर बाद में आपको लगा अरे ये रहना लेके आया, वो लिखना रह गया, सॉरी, तो आप क्या करते हैं कि वहां जाके फिर से कटिंग करते हैं और फिर से लिखते हैं। सो दैट पुट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, क्योंकि उनको ये देख के आता है कि आपने ये प्री प्लान नहीं किया था, आपने बाद में सोचा। सो दे थिंक दैट इट्स नॉट एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो यही मैं कहूंगी कि जो भी जीएस या ऐसे के पेपर्स है उसमें ओवर राइटिंग या कटिंग्स नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें थे जो मैंने फॉलो किए थे ऐसे के लिए। और उसी के साथ कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश जो अपनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ऐसे के लिए। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश जो है वो बेसिक लेवल की आपको आनी चाहिए और ग्रामर अच्छा होना चाहिए बेसिक लेवल का। तो अगर आपका बेसिक लेवल ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ और मीडियम से आपने पढ़ाई की है तो इंग्लिश में आप अच्छे नहीं है इसलिए ऐसे में नहीं मार्क्स आ सकते। ये एक बैगेज है माइंड में, ये रखना नहीं है। एंड कमिंग टू बैगेज, तो जैसे मेंस का जब भी पेपर होता था तब मैं जब एग्जाम हॉल में जाती थी तब मैं बैठ के एक बार मेरे नर्वसनेस को काम डाउन करने के लिए पूरे क्लास में एक बार ऐसे सबको देखती थी और सोचती थी कि आज सबका पेपर अच्छा गया है और सबका कंप्लीट हो गया पेपर और सब सिलेक्ट हो गया, ऐसा मैं सोचती थी। तो ये जब मैं सोचती थी तब मुझे ऑटोमेटिकली काम डाउन होने होता था और फिर मैं मेरा दिमाग में मेरा रिविजन करती थी जो भी नेक्स्ट पेपर है उसका। और एग्जाम खत्म होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद पेन डाउन तो थिंकिंग स्टॉप, मतलब उस पेपर का जो थिंकिंग है वो मैं वहां पे स्टॉप कर देती थी।
तो जैसे मैं एग्जाम हॉल से निकलती थी, कुछ कैंडिडेट्स जो है वो शेयर करते हैं कि कैसा गया पेपर, ये छूट गया, या इस क्वेश्चन में ये लिखना था, ये लिखा क्या, या ऐसे कुछ। तो वो सुन के क्या होता है कि नेक्स्ट पेपर में अपने को वो अफेक्ट होने होता है। तो मैं जैसे मेरे ईयर्स को पूरा ब्लॉक कर देती थी और मैं इमीडिएटली एग्जाम हॉल से बाहर निकलती थी, क्योंकि 2 घंटे में नेक्स्ट पेपर होता था। तो ये सोचने के लिए भी टाइम नहीं है कि पिछला पेपर कैसा गया। मेरी मम्मी जो है मुझे पूछती थी एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद कि कैसा था पेपर, तो मैं बोलती थी 10 दिन बाद ही पूछना, सब पेपर होने के बाद, क्योंकि वो टाइम ही नहीं है। सो बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बैगेज है पास्ट परफॉर्मेंस का या पास्ट पेपर का, वो अगले पेपर पे कैरी नहीं करना है। अगले पेपर को ब्रॉड मेंटालिटी से लेना है और ब्रॉड मेंटालिटी से पेपर देने जाना है। जो पिछला कैसा परफॉर्मेंस हुआ, क्या हुआ, वो नहीं देखना है। तो यहाँ पे एक एनालॉजी में यूज करूंगी कि क्रिकेट में जैसे हर ओवर का जो बॉल है वो अलग होता है, और वो बैट्समैन भी होता है कि हर बॉल पे कितने रन आ रहे हैं। तो वैसे ही समझिए कि जो बॉल है वो पेपर है और आप बैट्समैन है, और हर बॉल को आप अलग वे में लीजिए और ओपन मेंटालिटी से लीजिए, तो जरूर ही आपका मेंस अच्छा हो जाएगा। मेंस का एक मैंने ये नोटिस किया कि जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, इट इज अनलाइक प्रीलिम्स कि आप 3 घंटे में बस GS1, 3 घंटे में बस GS2, तो बहुत फोकस्ड होता है और जो पूछा जाता है वो भी काफी हद तक कंपेयर टू प्रीलिम्स लिमिटेड होता है। तो स्कोर करने का अच्छा चांस है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करें। तो ये थी मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।